अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, खुश आमदी। जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें भी मोहब्बतें और आसानियाँ बांट रहे होंगे। जनाब, आज वीकेंड है और हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम आपके वीकेंड को और भी ज़्यादा खुशगवार बनाएं और मज़े की गपशप आप लोगों के साथ करें ताकि आपका जो मूड है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो और आप पूरे हफ्ते की जो थकन है और एक राउंड द क्लॉक रूटीन है, मतलब कि हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, घर वापस आ जाते हैं, घर वापस आकर खाना खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और यही सारी रूटीन हमारी पूरे वीक में चल रही होती है। तो इससे थोड़ी सी हमें ब्रेक लेनी चाहिए। तो जनाब, हो जाएं आप लोग भी तैयार, क्योंकि हमने मज़े मज़े के टॉपिक्स पर आज बात करनी है और आज के प्रोग्राम में आपको ऐसी शख्सियात से भी मिलवाएंगे जिनकी गुफ्तगू सुनकर आपका जो पूरा दिन है बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और अभी बढ़ते अपने पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी दुनिया के हवाले से। तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कारोबार के रुझानात तब्दील होते जा रहे हैं और ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में तेजी से मकबूलियत भी मिल रही है और ये किसी से ढकी छुपी भी चीज़ नहीं है। नौजवान नस्ल तेजी से इंटरनेट से पैसे कमाने की तरफ आ रहे हैं और ये सब मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स की बदौलत। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल दिन में कई बार नौजवानों के मुंह से आप लोग भी सुनते होंगे और वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप चला रहे होते हैं। और ये रुझान इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि जो मुआशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की मजमूई मालियत आइंदा 5 साल के दौरान 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और हर साल हज़ारों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं लेकिन उनमें नाकामी की जो शरह है वो 90% पाई जाती है और महज जो 10% स्टार्टअप्स होते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां स्टार्टअप्स की नाकामी की वजह बनती हैं, एक स्टार्टअप को कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस को एक कामयाब बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है और एक लोकल बिजनेस का इंटरनेशनल लेवल तक उसको किस तरह लेकर जाया जा सकता है, अपने छोटे से कारोबार में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान राव हैं जो देखने में तो बहुत यंग लगते हैं लेकिन एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं और उनके साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद शुएब हैं जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं और इस काम में कमाल महारत भी रखते हैं। तो उस्मान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। शुएब, उस्मान आप ही से स्टार्ट करूँगी। स्टार्टअप का ये दौर है, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं हम सभी, तो कितनी मकबूलियत आपको लगता है कि अब इसमें है और हर किसी को इस तरफ आना चाहिए स्टार्टअप की तरफ? जी राइट, अगर हम पाकिस्तान की स्टैट्स की बात करें कि यूथ कितनी ज़्यादा है तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 70% वो यूथ है जो अंडर 30 है जी। और उनका जो सबसे बड़ा एक आप कह लें चैलेंज है हमारे लिए, वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं वो उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ों के लिए तैयार नहीं करती। एंड दूसरी जो हमारी यंग जनरेशन है वो जल्दबाज बहुत ज़्यादा है, शॉर्टकट के चक्कर में रहती है। तो जो सक्सेसफुल अगर आप करना चाहें फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस को, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी सेल्फ तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं क्या आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर्स कितने हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको उसको एनालिसिस करना चाहिए लॉन्च करने से पहले। ज़्यादातर यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम पाई जाती है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सब पॉजिटिव चीज़ें उसकी देख रहे होते हैं, हम वो एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं कि इसमें वर्स्ट कम वर्स्ट या एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह बनती है फेलियर्स की कि हम लोग रिसर्च भी नहीं करते, पेशेंस भी नहीं होता एंड ऊपर से हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटरशिप, कि अगर आप किसी भी बिजनेस से इंस्पायर्ड हैं या आप किसी बिजनेसमैन से इंस्पायर्ड हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हो। तो अगर हम वो रोड मैप या गाइडलाइन किसी सक्सेसफुल बंदे से या बिजनेस से ले लें तो वो कदरे आसान हो जाती है, बट आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और उसको फिर अपनी बिजनेस पे या स्टार्टअप पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। पायलट रन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ करते हैं तो पायलट रन नहीं करते, हम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ग्रेजुअली एंड ऑर्गेनिकली बिजनेस को लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसको
बड़े स्केल पर लेकर जाना है। ठीक है शुएब, आप क्या कहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना इसमें अहम रोल है अगर हम स्टार्ट करें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट में अभी आफ्टर कोविड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। उसके बाद एयरलाइंस के फ्रेट रेट्स बढ़ चुके हैं। इसमें हमारी पेरिशेबल गुड्स जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स आ जाती हैं आपकी, उसकी एक्सपोर्ट उस पर आपकी फ्रेट रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को दिन ब दिन लॉस पे लॉस हो रहा है। डॉलर रेट्स ऊपर जा रहा है। एयरलाइंस जो है वो कम से कम फ्रेट रेट्स रखें तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है अगर इस पे काम किया जाए तो? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर इस पे काम किया जाए तो। जैसे ई कॉमर्स है हमारा, उस पर आप देखें हमारी अमेज़ोन पे इतनी एक्सपोर्ट है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। उसकी तरफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। इसी तरह सी फूड है, उसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ठीक है उस्मान, लोकल एक बिजनेस अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का एक लोकल स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया, उसको इंटरनेशनली हम किस तरह रिकग्नाइज करा सकते हैं, वहाँ की जो ऑडियंस है उसको ग्रैब कर सकते हैं? राइट। इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक्सपोजर की। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाने लगते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमें एनालिसिस ये करना चाहिए कि वो उनकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लॉन्च कर रहे हैं तो वो कितनी खुशनुमा है, कितनी खूबसूरत पैकिंग है, क्या वो वहाँ जब शेल्फ पे जैसे ई कॉमर्स का शुएब भाई जिक्र कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स में जब वो स्टोर पे लगी हुई हो तो वो कितनी दिलकश है, वो आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती। आमतौर पे क्या होता है स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेसेस में कि प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट पेज पे आ रही होती हैं लोग उसी को ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें पेज पे जाके बाय नहीं करते। और वो आप कह लें कि उसको टॉप ऑफ द रैंक लाने के लिए ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको उसकी ब्रांड की पैकेजिंग, ब्रांड की जो क्वालिटी है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी है कि नहीं है। अगर हम बड़ी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हम एक्सपोर्ट की बात करें टू US एंड UK, वहाँ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, उन स्टैंडर्डाइजेशंस को पूरा करते हुए हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट वहाँ कर सकते हैं। इस हवाले से जो सबसे मुझे लगता है कि इसके अलावा खूबसूरती के अलावा जो चीज़ है क्वालिटी, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का, वो जब ऑर्डर्स पकड़ते हैं और उसको कमिट करते हैं और जब डिलीवर करने लगते हैं तो वो वैसी चीज़ नहीं होती। और वहाँ जाके ना सिर्फ उस कंपनी का बल्कि एक ओवरऑल पूरी कंट्री का भी इमेज जो है वो ख़राब होता है। तो इसलिए जो डेडिकेशन है, उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस है, हमारे जो SOPs हैं वो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करने चाहिए। वो सब चीज़ें एक्सपोजर से आती हैं। जैसे पहले कहा कि रिसर्च, जब आप किसी भी चीज़ को हर एस्पेक्ट से देख लेते हैं और उसको अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन भी इसीलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ जो अवेलेबल हैं उन दिमागों को यहाँ वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। मगर यहाँ रह के भी आप बिकॉज इंटरनेट की वजह से आप कह लें कि हम ग्लोबल हर एक लेकिन यहाँ पे हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि अगर हम इंटरनेशनली ब्रांड्स के साथ ही काम करेंगे, यहाँ से अगर शिपिंग करेंगे या ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो तभी हमारा बिजनेस चमक सकता है या अपग्रेड कर सकते हैं। लोकली जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी चीज़ों को, उनको प्रमोट हमें करना चाहिए जो हम लोग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है। पाकिस्तान इज बेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम आता है कि कमिटमेंट्स का, वो कमिटमेंट्स हमारी उस लेवल पे डिलीवर नहीं हो पाती एक्सपोर्टर से कि हमारे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस को इतना ख्याल में नहीं रखते कि वो जो प्रिंटिंग में या किसी भी चीज़ में आ रही होती हैं तो वो क्वालिटी चेक वाले अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अपना ऑर्डर भेजना होता है, उनको अपनी टाइम लाइन्स डिलीवर करनी होती है। इस चक्कर में वो पूरा का पूरा आप कह लें जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए इसके अलावा भी कॉटन के अलावा फूड इंडस्ट्री है, इसके अलावा आप कह लें कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आपने कहा है, वहाँ भी मैं देखता हूँ लोगों की अपवर्क पे और ये जिस तरह के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ प्रोफाइलिंग स्ट्रांग नहीं है, उनको कम्युनिकेशन नहीं आती। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग इन आवर यूथ कि वो कैसे कम्युनिकेट करें कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको ग्रीटिंग्स आनी चाहिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले अपने आप को इतने कैपेबल कर लेना चाहिए किसी भी लेवल पे, आया आप इंडस्ट्री चला रहे हैं या आप एक स्टार्टअप हैं या आप फ्रीलांसर हैं, पहले आपको अपने आप कैपेबल करना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा असूल है, आपको लर्न करें। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अनलर्न एंड रीलर्न।
जब बंदा कुछ सीख जाता है तो कई दफा मगरूरी की वजह से भी नीचे आ जाता है कि वो समझता है कि मुझे सब कुछ आ चुका है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज सीखें उसको दोबारा भूल जाएं और फिर दोबारा सीखने की कोशिश करें, अपडेटेड रहें, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ हमेशा आपके कदम चूमेगी अगर आप इन 3 चीज़ों पे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शुएब, आपने जब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जब स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? मैं 7th क्लास में पढ़ता था जब मैंने एयरपोर्ट पे मेरे एक जानने वालों ने मुझे वहाँ पे लगवाया। वहाँ पे मैंने देखा कि एक आम आदमी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, मैंगोज़ की एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मैंगोज़ की, इसमें वेजिटेबल्स की। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस चीज़ को ना। तो मैंने उसको रजिस्ट्रेशन, अच्छा इसमें एक्सपोर्ट में मिस तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें आपका FPR है, उसमें आपकी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें आपकी फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, शिपिंग लाइंस हैं, उसमें कोरियर कंपनीज हैं, DHL, FedEx वगैरह, ये सारी मिलके एक्सपोर्ट को फिजिबल बनाती हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपने अभी भी ये सारी चीज़ें जी बिल्कुल अभी भी चल रही है। अगर आप उसको ठीक कर दें तो बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज, जो कि फ्रेट रेट्स, एयरलाइन। अभी एक प्रोडक्ट मैंने बनवाई है $10 में, उसका मैंने सौदा किसी के साथ, बायर के साथ उसकी कमिटमेंट कर ली कि ये मुझे $10 में मैंने आपको 1 साल में 1 लाख पीस देना है, टी-शर्ट्स का, लेट्स सपोज। ठीक है। अब वो $10 में से मेरी कॉस्ट आ गई $3 उसमें। $7 से $8 जो है वो फ्रेट रेट्स आ रहे हैं इसमें शिपिंग लाइंस के आफ्टर कोविड इतने रेट्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिससे एक्सपोर्टर दिन ब दिन, ये मैं छोटे एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की नहीं बात कर रहा, वो दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। तो इसकी तरफ थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उसके बाद मेन इशू है ई-फॉर्म का, एक्सपोर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, जो कि आपका बैंक इशू कर रहा होता है। अच्छा। उसका बहुत ज़्यादा इशू उसका चल रहा है इस टाइम तमाम छोटे एक्सपोर्टर्स को। उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे ये नुकसान, छोटे एक्सपोर्टर को ये नुकसान हो रहा है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ई-कॉमर्स पे ही मैंने कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट की, आपका कस्टम उसको तब तक एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देता जब तक आपके पास ई-फॉर्म ना आए, जो कि स्टेट बैंक आपको, आपके बैंक को जारी करता है, आपका बैंक आपको इशू करता है। वो फॉर्म ही के नीचे एक लाइन लिखी हुई है 1948 के कानून के तहत कि आपकी पेमेंट्स जो है वो 6 मंथ के अंदर आनी चाहिए वापस। अब ई-कॉमर्स में क्या होता है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट की अमेज़ोन को अमेरिका में। अब उसमें उसकी शिपिंग में लेट्स सपोज अगर मैं उसको बाय सी करता हूँ तो उसकी शिपिंग में 65-70 डेज़ जो है वो मेरी ट्रांजिट टाइम आ गया। अब 70 डेज़ के बाद मेरी अमेज़ोन के हेडक्वार्टर गई, उसके बाद उसकी मैंने पब्लिसिटी स्टार्ट की अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाके ई-कॉमर्स में। जब तक मेरी प्रोडक्ट सेल कर स्टार्ट होएगी तब तक मेरे 6 मंथ पूरे हो चुके होंगे और मेरा बैंक और स्टेट बैंक्स जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, जी आपकी ये पेमेंट्स नहीं आई और एक आपको शोकस करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद FIA को ऑर्डर्स देंगे कि इनको अरेस्ट कर लें। जो मेरी ई-कॉमर्स के अलावा एक्सपोर्ट हो रही है अदर कंट्रीज में, वो भी सारी की सारी मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज को मैं जानता हूं, बहुत हर्डल्स हैं जो स्मॉल लेवल पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए आई जा रही है और वो अपना रोल ही नहीं प्ले कर पा रहे हैं। अगर हम तरक्की, अगर मईशत में तरक्की के हवाले से देखें तो। अच्छा उस्मान, आपसे पूछना चाहूंगी, हम इस ई-कॉमर्स में देखते हैं जब ऑनलाइन बिजनेस हो रहा होता है तो इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपको दिखाया कुछ जाता है, जैसे आपने भी बात की, दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। और आपने अमेज़ॉन का भी देखा होगा, उसमें 90% जो आप समझ लें जो पिछले दिनों उनके अकाउंट्स थे उनको बंद कर दिया गया था इसी वजह से कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की थी। तो ऐसे तो हमारा ओवरऑल जो इमेज है वो बहुत बुरा जा रहा है। तो हम किस तरह अपना प्ले कर पाएंगे रोल इसके अंदर कि अगर अपने मैशियत को संभालना है तो? देखिए, इसमें जो मैशियत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी अगर वर्ल्ड बैंक में देखा जाए तो EODB एक कहलाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हम बहुत ज़्यादा लोएस्ट रैंकिंग पे हैं। हमारी बेस्ट रैंकिंग जो है वो 108 रही है 150 ममालिक में से, और वर्स्ट जो है 148 रही है। यानी हम पहली 100 लिस्ट में भी नहीं आते कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे अभी शुएब बता रहे थे हमें कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे इतने चैलेंजेस हैं कि सपोर्टिव नहीं हैं डिपार्टमेंट्स, और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस स्टार्टअप को
बेहतर करना ही नहीं चाहती। अच्छा। जिसकी वजह से अगर हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो माशियत बेहतर नहीं होगी। बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करूं, आप वहाँ कोई अच्छा कॉन्सेप्ट या स्टार्टअप का अपना बिजनेस मॉडल लेके जाएं, वो आपको बाकायदा फंडिंग करती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, और यंग बंदा जो है जिसकी 23-24 एज है वो ऑब्वियसली $100 या $100,000 $1 से $2 लाख उसके लिए अरेंज करना एक बड़ी अमाउंट है, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली एक यंग बंदा मिस्टेक्स भी करेगा, वो सीखेगा भी, और फिर उसमें आखिरकार कभी ना कभी बेहतरी आ जाएगी। तो अगर हम माशियत को बेहतर करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग जो इतने कैपेबल हैं उनको किसी ऐसे बंदे के साथ कंसोर्शियम कर लेना चाहिए, कोई जॉइंट वेंचर कर लेना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, अच्छा, जिसको ये तमाम पैटर्न्स और इन कामों से गुजरने का ऑलरेडी पता हो, ताकि वो इन कामों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। जैसे कि शुएब की एक एक्सपर्टीज़ हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग अपने साथ मिला लें जो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, कुछ ऐसे लोग अपने साथ रखें जिनका प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट में बहुत एक्सपीरियंस है, जिनका आईटी में बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बंदा हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर लाइकली माइंडेड लोग 4-5 लोग मिलके अगर किसी बिजनेस या स्टार्टअप को करें नेक नियति से, तो फिर मेरे ख्याल से वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है जी, उस्मान और मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। और स्टार्टअप के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपने कारोबार को बेहतर बनाया जा सकता है और इंटरनेशनली लेवल के ऊपर जो है उसको रिकग्नाइज कराया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी काम करने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सुबह सुबह का वक्त है और किताबों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि किताबों से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस बुक शेल्फ में, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज बहुत दिलचस्प किताब मेरे पास है और मैं एक इक़्तिबास आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। बखुदा यूँ समझ लीजिए कि इस रियासत ने मुझे ख़ुद से मिलने का बहुत कीमती और सन्यासी वक्त फ़राहम किया। जब मालूम पड़े कि आप अच्छा बोल सकते हैं, चंद फ़िक्रे लिख सकते हैं, थोड़ी तहकीक कर सकते हैं, मुशाहिदा भी मजबूत है, चाहें तो सुस्ती से पीछा भी छुड़ा सकते हैं, रोज़ाना 6 मील पैदल भी चल सकते हैं, 20 पाउंड वज़न भी कम कर सकते हैं, छोटे मोटे वीलॉग बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अपने शोबे में मारूफ लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, मूड बने तो काम से तातील लेकर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मुबारक खाक को बोसा ताज़ीम देने भी जा सकते हैं, फैशन स्टेटमेंट को कैरी भी कर सकते हैं, दालान की घास खुद काट सकते हैं, जड़ी बूटियों की पहचान सीख कर उनका तदारुक कर सकते हैं, तवक्कुल, कनात और असराफ की लकीर पर चल सकते हैं, वफा और शादमानी का जज्बा भी खूब रखते हैं। तो एवं कहीं ना कहीं औसाफ में ठहराव और तबीयत में शादमानी सी झलकने लगती है। मैं जानता हूँ आप कारीन को शायद मज़कूरा फ़िक्रों में खुद नुमाई महसूस होगी, मगर सच कहूँ तो ये खुद कलामी का राग मल्हार जाप कर दरअसल नॉस्टैल्जिया में सरशारी से गर्क होने की कैफियत हैं। और बस ये खूबसूरत तर्ज़ तहरीर है सलमान खालिद साहब का, और इनकी किताब है अंकल सैम के देश में, अंकल सैम के देश में। और इसका जो सब टाइटल आप समझ लीजिए वो ये है, सियाटल से सुआना तक। सियाटल जो मगरबी रियासत है अमेरिका की, वाशिंगटन, वहाँ से ये चले और पूरे आप समझ लें कि अमेरिका के सीने के ऊपर चलते हुए उसके दिल के करीब से होते हुए जॉर्जिया जो रियासत है वहाँ सुआना शहर तक आए, उसके नीचे फ्लोरिडा, और उसके बाद अमेरिका यहाँ से मशरकी साइड से ख़त्म हो जाता है, जनूब मशरकी साइड से आगे अटलांटिक ओशन है। तो गोया इन्होंने वहाँ पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक का एक सफ़र किया अमेरिका के अंदर से। जब ये सफ़र किया तो जाहिर है कि कोई ना कोई व्हीकल भी होगा, तो इनके पास थी SUV अपनी, SUV, वो SUV स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल।
बड़ी खूबसूरत एक गाड़ी जो कि आप फैमिली को भी बीच में बिठा सकते हैं, उसके बाद पीछे उसके सामान भी डाल सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने फॉर्च्यून 100 में जो कंपनियां हैं उनमें काम किया। आईटी कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये आजकल अमेरिका में होते हैं। तो जब इनको सवाना से जॉब की ऑफ़र हुई तो वो सिएटल छोड़ने पे राज़ी हो गए, और जब जैसे ही फिर सिएटल से निकलते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक रियासत जो है वो गुजरती चली जाती है और उसका अहवाल लिखते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बहुत अच्छी जो बात लगी वो रशमोर पे, जहाँ वो जो ब्लैक हिल्स हैं उस जगह पे, साउथ डकोटा में, उस जगह पे जो 4 सदूर हैं अमेरिका के, उनकी जो शबीहें बनाई हुई हैं उसका बड़ा अच्छे तरीके से अपना जिक्र करते हैं। देखिए, सफ़रनामा लिखना आजकल बड़ा आसान है। आप जिस शहर में भी जाएं वहाँ पहुँच के गूगल करें, विकीपीडिया पे जाके उसकी तमाम मालूमात लिखें, उसको ट्रांसलेट करें और छाप दें। लेकिन असल पता तब आपको चलेगा कि जब आपका अपना आप बीच में इन्वॉल्व होगा। सफ़रनामा निगार कहीं नज़र आना चाहिए सफ़रनामे में, वरना तो वो तारीख़ का एक और उसकी जोग्राफिया का एक डॉक्यूमेंट, एक मलबा सा बन के रह जाएगा ना। तो सलमान ने ये किया कि गाहे बगाहे अपना आप भी बीच में शामिल किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये मोंटाना, जो इनकी फेवरेट रियासत है मोंटाना, वहाँ पे पहुंचकर इन्होंने कोशिश की कि जुमे की नमाज़ पढ़ी जाए। तो उस जुमे की नमाज के लिए जो तलाश थी वहाँ यूनिवर्सिटी में जो एक इस्लामिक सेंटर था, ये बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने ये सारा जो सफ़र बताया कि ये 5,500 किलोमीटर पे मुश्तमिल था। अलबत्ता मेरा ये ख्याल है कि बाज़ जगहों पे इन्होंने उर्दू की जो गैर फसी तराकीब हैं वो इस्तेमाल की हैं। शायद अच्छी उर्दू लिखने की कोशिश में भी तो होना ये चाहिए कि जो शख्स एक दफ़ा तय कर ले कि मैंने उर्दू लिखनी है तो उसके बाद उसको फ़ारसी और अरबी को ज़रूर सीखना चाहिए। इस काबिल होना चाहिए कि अगर आप तराकीब बनाना चाहें तो वो गैर फसी ना रह जाएं। इसके बावजूद सलमान ने इतने खूबसूरत अंदाज में इतना अच्छा उसलूब इसमें इख्तियार किया है कि एक दफ़ा पढ़ने बैठ जाएं तो पढ़ते चले जाएं। आखिर पे एक नक्शा है जो ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी ने बनाया है और उस पूरे सफ़र का नक्शा है। तो अगर आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आप इस नक्शे को भी देख सकते हैं कि सलमान साहब, अहलिया और बच्चे किस किस रास्ते से चलते चले गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये भी नोट किया कि इन्होंने हर रियासत जो है उसके बारे में उसका जो तखस्सुस है। मसलन वायोमिंग में काउबॉयज़ हैं तो वायोमिंग का जिक्र इस सेंस में किया हुआ है। फिर जिस जगह पे जिस रियासत में वो फोत हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम वाली तकरीर वाले, वो सारा बाब उन्होंने उनके नाम कर दिया है। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत किताब है। बुक कॉर्नर जेलम ने शाया की है और कैसे तमतराक से बेहतरीन आर्ट कार्ड पर टाइटल है खूबसूरत और अंदर आर्ट पेपर पे छपी हुई किताब है। ये इनका तखस्सुस है, ये किताब ऐसी ही छापते हैं। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आजकल जो हालात हैं इनमें सेहतमंद रहना और बीमारियों से बच जाना मेरे ख्याल से किसी भी नेमत से कम नहीं है हमारे लिए। और एक जानिब कोरोना वायरस की छठी लहर हमले कर रही है तो दूसरी तरफ डेंगू के डंग एक मरतबा फिर से तेज हो चुके हैं और शहर में डेंगू के केसेस में तेजी आती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए ना तो शहर लाहौर में डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली है। पंजाब भर में डेंगू से 2 हलाकतें इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, जबकि शहर से डेंगू के 108 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और पंजाब भर की अगर बात की जाए तो 271 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। और डेंगू एक जानलेवा मर्ज है, लेकिन मेडिकल साइंसेज अभी तक डेंगू बुखार से बचाव के लिए कोई मौसर इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी है। तो डेंगू बुखार से निजात के लिए हम देखते हैं कि घरेलू टोटके और खुराक पर इन्हिसार किया जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करें या ऐसे दीगर टोटके इस्तेमाल करें तो डेंगू से बचाव मुमकिन हो सकता है। तो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे कि घरेलू टोटकों से डेंगू का इलाज क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल से हमें गुरेज करना चाहिए। इस पर बात करेंगे। शिफा अली, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। शिफा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिफा, डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि जो उसमें मुब्तला हो जाते हैं लोग, उनको किस तरह की अपनी डाइट रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बताइए, पपीते के पत्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि अगर डेंगू हो जाता है तो पपीते के पत्ते का पानी पिलाना चाहिए या पपीता खिलाना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है, ये ठीक है हमारे लिए? अच्छा, ये बाकी बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ यहाँ पे पाई जा रही है। हॉस्पिटल में मरीज देखती हूँ कि वो बता रहे होते हैं कि जी हमने डेंगू के पत्ते का जूस लिया तो उससे हम ठीक हो गए।
असल में ये बात मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। असल में वायरस का एक कोर्स होता है, उसकी एक इन्फेक्शन का एक तरीका होता है कि शुरू में बुखार चढ़ता है, फिर प्लेटलेट्स गिरती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद प्लेटलेट्स दोबारा से वापस आना शुरू हो जाती हैं जब उनकी वो नई बनना शुरू होती हैं। तो उस दौरान में जब डेंगू के मरीज ये पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कुछ उसको करते रहते हैं, बाद में प्लेटलेट्स नेचुरली ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो वो ये समझते हैं कि ये इसकी वजह से हुई है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि ये जो डेंगू का जो बीमारी है, इसका जो वायरस है, ये सिर्फ प्लेटलेट्स की बीमारी नहीं है, इसके और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। प्लेटलेट्स इसके ज़ाहिर नीचे होना एक बहुत अहम इसकी चीज है, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी मेजर गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहीं भी डेंगू जो है उसका इलाज पपीते के पत्ते या पपीते के पत्तों का जूस नहीं है। उसको नहीं कहा गया कि आप सिर्फ इसी पे रहें और मेडिकल एडवाइस ना लें। असल में इसके अंदर कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखा गया है कि पपीते के पत्ते के अंदर वायरस से लड़ने की कुछ ना कुछ सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत ही कम डोज पे होती है और सिर्फ आप इसके इलाज पे नहीं रह सकते कि हमने ये लिया तो इससे हो गया। इसको लेने का नुकसान ये है कि अक्सर इंसान जो है वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास वक्त पे नहीं पहुंच पाते और बहुत सी मजीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं। तो इसको इसका इलाज ना समझा जाए। जहाँ बाकी सब्जियां या फल या अच्छी ग़िज़ा लेनी है उसमें अगर कोई समझता है कि इसको लें तो वो ले सकता है, लेकिन जो नहीं भी लेंगे वो उसके बगैर भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा शिफा, मुझे बताइए फिर किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए अगर इसके डेंगू के बुखार में मुब्तला हो जाते हैं, तो क्या क्या खाना चाहिए हमें? किस तरह की सब्जियां, किस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े और हमारी सेहत भी अच्छी रहे? इसमें मैं जो अपने मरीज देख रही हूँ उसमें असल में सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत है मर्ज की। अगर मर्ज की बहुत ज्यादा शिद्दत है तो अक्सर मरीज जो है वो उसके मुंह का जायका बहुत कड़वा होता है और खुराक की तरफ देखना भी वो पसंद नहीं करता। ऐसे मरीजों को खिलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम बहरहाल उसमें उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको यही बताते हैं कि एक तो अपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, दूसरा ये कि अगर उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा तो कम से कम जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये जहन में रखा जाए कि वो पहले ही कहीं शुगर के मर्ज में मुब्तला तो नहीं है, उससे उनको प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज जूसेस का इस्तेमाल या मिल्क शेक का, लस्सी का, फ्लूइड्स पे भी रहा जा सकता है उन मरीजों के लिए जो सॉलिड्स नहीं खा सकते। तो दूसरे तरफ ऐसे मरीज भी हैं जिनकी एपेटाइट कुछ हद तक बेहतर होती है और वो सॉलिड्स कुछ ना कुछ रोटी या चावल, नरम ग़िज़ा उनसे खाई जाती है, तो हम यही कहते हैं कि आप इसके अंदर लें। तो इसके अंदर है यही कि बुखार की शिद्दत, चूंकि इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बोन्स के अंदर पेन होती है और पेशेंट एक फेजेस से गुजरता है कि पहले बुखार की शिद्दत, फिर वो दर्द बहुत ज्यादा, फिर प्लेटलेट्स का गिरना, उसकी वजह से इचिंग बहुत ज्यादा, खारिश की सी कैफियत होती है। तो उसमें ग़िज़ा बहुत अहम रोल अदा करेगी कि आप प्रोटीन्स ले रहे हो। इसमें बुखार जब तेज होगा तो जिस्म में से प्रोटीन बहुत टूटेगी, तो इसके लिए हम ये कहते हैं प्रोटीन जरूर लें। अब उसमें दूध और दही से भी प्रोटीन आ सकती है, अंडे से भी आ सकती है। इसके अलावा चिकन या मछली या गोश्त का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल, वो भी बहुत अच्छी चीज है। दालों से भी प्रोटीन ली जा सकती है क्योंकि इसके अंदर से नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा फल और सब्जियां, कई दफा इतनी शकील खुराकें नहीं खाई जाती हैं, अंडा वगैरह नहीं खाया जाता, तो हम ये जरूर कहते हैं कि अपनी विटामिन सी जो है वो अच्छी लेने के लिए फल और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, जो कि कम से कम वो ली जाती हैं। अब उसमें भी हमें मरीज को देखना पड़ता है। कुछ होते हैं कि वो इस तरह से सलाद के तौर पर ये कच्चा खा लेते हैं, कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे गले में लग रहा है, कुछ को गले के सिम्टम्स भी हो रहे हैं साथ, तो हम उसमें पका के भी कुछ नरम करके, भाप में नरम करके, दही के साथ मिला के, पुदीना का इस्तेमाल करके, पुदीना की चटनी वगैरह साथ इस तरह से दे दी, तो इस तरह से ये एक ग़िज़ा उनके लिए मुनासिब है। और दूसरा कहा जाता है कि डेंगू बुखार में अनार ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए या उसका जूस या एप्पल का जूस पिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, इसके पीछे कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि बस अनार और सेब का ही देखा। बस ये एक मैंने ऑब्जर्व किया है अपने मरीजों में कि अनार और सेब वो कुछ अपने जायके की बिना पे मोस्ट प्रॉब्ली उसको तरजीह दे रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त मुंह का जायका बहुत कड़वा और अजीब सा ऑफ फ्लेवर हुआ होता है, तो वो इस चीज को प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो अनार खाएं क्योंकि वो जायका उनको शायद अच्छा लग रहा होता है। और इसी तरह सेब में भी यही चीज है, लेकिन अलग से कोई बहुत एविडेंस नहीं है कि सिर्फ अनार और जो ये है सेब है इसी के अंदर है। बाकी भी फल सब्जियां जो भी पसंद आए वो इस्तेमाल की जा सकती है। अगर तो ये कि अनार की फायदियत उस तरह से बरकरार है कि इसके बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं खाना चाहिए, किसी एक चीज पर इंहिसार नहीं करना चाहिए। उस वक्त आप सब्जियां भी खा सकते हैं, आप फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये सब कुछ करना है। हमारे साथ शिफा अली, क्लिनिकल
मेडिकल डाइटिशियन मौजूद थी। शिफा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। और लाहौर को जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है, जिसकी बड़ी वजह इस शहर के बासियों की बाहर से आने वालों के लिए बेमिसाल मोहब्बत और मेहमान नवाजी है। मोहब्बत और बागों का शहर जराइम के एक अंधेर नगरी बनता जा रहा है और अमन लाहौर में जराइम पेशा अनासर का राज बढ़ा है। गुज़श्ता रोज गुलबर्ग के इलाके गुरुमांगर रोड पर एक ऐसा इंसानियत सोज वाकया पेश आया जिसने एहसास रखने वाले हर शख्स को झंझोड़ कर रख दिया। मोटरसाइकिल सवार मर्द और 2 खातीन थी जिन्होंने नौमौलूद बच्चे को फेंका और वो फरार हो गए। वहां से जमीन पर पटकने से बच्ची शदीद जख्मी हुई, जिसे मकामी लोगों ने वहां पर देखा और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां वो चंद घंटे मौतो हयात की कशमकश में रही और उसके बाद वो दम तोड़ गई। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई और जिसके बाद नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये इस बेहिस मुआशरे में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने बेतहाशा वाकयात देखे हैं कि एक बाप ने अपनी 2 जवां साला बेटियों के गले काट दिए। गुज़श्ता दिनों ही हमने देखा कि लाहौर में ही सगे भाई ने छोटे भाई से पहले जिनसे ज्यादती की और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। और इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं जो हमारे जहनों में नक्श हैं। मुआशरा क्यों इतना बेबस होता जा रहा है कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे वाकयात में जो मुलव्विस अफराद हैं वो पकड़े भी जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, उन्हें सजाएं भी मिलती हैं या नहीं मिलती। ये सारे सवालात जन्म लेते हैं जब इस तरह का कोई वाकया हमारे सामने आता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर दुनिया मीडिया ग्रुप हैं मुजाहिद लतीफ साहब हैं और उनके साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, सबसे पहले आप ही से बात करूंगी। इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से बताइएगा, कब ये पेश आया और रिपोर्ट कब हुआ है ये वाकया? देखिए, ये वाकया तो कुछ रोज़ पहले का है, तकरीबन 4 से 5 रोज़ पहले का वाकया है। रिपोर्ट ये मीडिया में 2 दिन पहले हुआ। वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन और एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो बच्ची थी एक, और उसको वो उठाकर रात को गुलबर्ग की सड़कों पे लेके घूमते हैं। जो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हुई है कि पहले मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अच्छा। वहाँ से कुछ मेडिसिन का पूछते हैं, फिर वहाँ से वो निकलते हैं तो एक गुलबर्ग के जो थाना गालब मार्केट की हदूद है वहाँ पे जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे इर्द गिर्द कोई नज़र ना आ रहा हो और वो बच्ची को ज़िंदा हालत में बच्ची को वहाँ पे फेंक देते हैं। ज़मीन पर पटकने से उसका सर ज़ख्मी होता है, रोती है, लेकिन वो संगदिल तीनों अफराद वहाँ से रवाना हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन कैमरे की आंख वहाँ पे उन्हें देख रही होती है। इस गुनाह को वो एक्सपोज कर लिया जाता है। सुबह मोहल्लेदार वहाँ पे उठते हैं, वो देखते हैं कि बच्ची एक वहाँ पे बिलबला रही है, शोर सुनते हैं। उसकी हालत इस तरह की थी कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है। संगदिली का मुजाहरा जिन्होंने किया, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। लोगों ने प्लान किया कि हम बच्ची को पाल लेंगे, हम उसे गोद ले लेंगे, लेकिन वो बच्ची इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हुई कि उसकी जो चोटें थी वो उसकी जान ले गई। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मुकदमा अब किसकी मुद्दत में दर्ज किया जाए, किसकी बेटी थी, किसकी वजह से ये कुछ पता नहीं था। जो गुनहगार लोग हैं, जो मुलजिम हैं, वो कौन है, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद अभी तक जो हमारी सोसाइटी के मामलात हैं, ज़ाहिर है लोग दुखी हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुलजमान अभी तक पकड़े नहीं गए, ना उनकी अभी तक कोई शनाख्त हो सकी है। जिस मेडिकल स्टोर पे गए वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई, उनके बयानात उनके चेहरे नजर नहीं आए वहाँ से। उनके चेहरे बिल्कुल नजर आए, लेकिन उनको जो है वो शनाख्त नहीं किया जा रहा। अभी पता नहीं चल रहा। बदकिस्मती से जो इस तरह के जराइम को रोकने के लिए एक इदारा बनाया गया सेफ सिटी,
सेफ सिटी के तमाम कैमरे जहाँ पे वो थे वो बंद थे, उसकी फुटेज नहीं मिल सकी। यकीनन उस नन्ही परी को ज़रूर इंसाफ मिल जाता और मिलेगा भी, लेकिन कैमरा सारे बंद थे। सेफ सिटी ने कहा जी जहाँ जहाँ पे ये मुलजमान घूमते रहे हैं, जहाँ जहाँ ये मुलजमान ने बच्ची को फेंका, उसकी सेफ सिटी, क्योंकि सेफ सिटी कैमरास की एक्सेस जो है वो ज़्यादा है, उसका जो व्यूज़ जो है उसका वो बड़ा अच्छा हो जाता है। उसमें मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट, चेहरे की शनाख्त हो सकती थी। लेकिन ये एक प्राइवेट कैमरा है जिससे ये घर में लगा हुआ था किसी की, वहाँ की फुटेज है। तो अभी तक तो पुलिस नाकाम है, जिसमें मदद होनी थी जिस कैमरा से, सेफ सिटी के कैमरा से, उसी तरह से वो कैमरास ख़राब हैं। अभी आपने जिक्र किया कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। चंद साल पहले एक वाक़या हुआ, गुलबर्ग की ही एक सोसाइटी थी जिसको मैंने ही कवर किया, दुनिया टीवी में ही था मैं। वहाँ भी घर की छत पे एक बच्चे को फेंक गया था कोई, और बिल्कुल उसकी, वो बहुत सर्दी का मौसम था, और मोहल्लेदारों ने जब कोई उसका मुलाजिम उनका ऊपर गया तो उसे पता चला कि छत पे एक बच्चा जो है वो बहुत छोटी सी उसकी था, साइज नो मालूम था, हाँ महीने का होगा, महीने का भी नहीं था, वो चंद घंटों का था। तो उसे वो रोते हुए उस हालत में जो है वो उसने देखा, तो उसको वहाँ से वो ले गए ईदी सेंटर, उसका जो झूला है वहाँ पे उसको दिया। वो मुलजमान भी आज तक कई साल गुजरने के बाद नहीं पकड़ सके, क्योंकि ये लोग इस तरह का जो गुनाह करता है, इस तरह की जो संगदिली लोग करते हैं, ये हमारे सोसाइटी के मुआशरती एक ऐसा अलमिया है कि क्या कौन पकड़ेगा। बिल्कुल ऐसे यही तो सवालात हैं कि कौन पकड़ेगा इन लोगों को, ताकि इस तरह के जो जराइम हैं वो कम हो सके। उनकी नफ्सियात पे मैं बिस्मा बात करना चाहूँगी कि वो किस तरह के लोग होते हैं। मतलब ये वाकया सुन के, और जब मैं बयान कर रही थी तब हम लरस गए हैं कि एक छोटी सी बच्ची और उसको आप किस तरह फेंक के चले गए हैं। आपको नहीं चाहिए, आप किसी को दे दें, आप किसी यतीम खाने जाके उसको छोड़ें, लेकिन इस तरह ज्यादती तो ना करें। किस तरफ हमारा मुआशरा जाता जा रहा है, क्या नफ्सियाती एक नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई है हमारी। मुनीबा, डेफिनेटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मुजाहिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रैप अप भी किया कि बेसिकली हमारा जो कानून है ना उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। उसके पीछे हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है कि हम चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। हमारी हुकूमत जो है उसके ऊपर कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग नहीं करती है, या कोई ऐसे मेजर्स जो हैं वो नहीं लेती है कि इस तरह के गुनाह जो हैं वो सरेआम होते हैं, लेकिन उनके बारे में रिपोर्ट होने के बावजूद वो ओपन एंड शट केसेस की तरह क्लोज हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में, कि उसके कानून में जो फ्लॉज होते हैं वो उसकी जो नेटवर्किंग है उस मुल्क में होने वाले जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि ये चीज़ें पहले अगर रेशो कम थी तो अब ये टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जहाँ तक आप बात करती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तो ऐसे लोग जो हैं उनमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिकली नज़र आती हैं। एक है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप किसी और की तकलीफ को किस हद तक महसूस करते हैं। तो ये लोग जो है नॉन एम्पैथेटिक होते हैं, यानी इनके दिल इस हद तक सख्त हो चुके होते हैं कि ये किसी तरह की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते। बर्दाश्त का वर्ड नहीं, इसको महसूस नहीं कर पाते। बेहिसी जो है वो पीक पे चली जाती है। और दूसरी जो टर्म है उसको हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। कि वो दे आर नॉट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसमें तमीज़ करना जो है वो उनकी पहुंच से बाहर है। तो अगर एक इंसान जिसके अंदर ये दो चीज़ें ही नहीं है, आप कहाँ पे उसको रेट करते हैं कि वो कहाँ पे अपने आप को वे करेगा कि मुझे ये काम करना भी है या नहीं। अब उसके लिए वो नौमौलूद बच्ची हो, या वो 5 साल का बच्चा हो, या वो 10 साल की लड़की हो, या वो एक जवान औरत या आदमी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने एक विक्टिम है, उनके सामने एक निशाना है, और उसको सिर्फ उन्होंने शिकार करना है। दैट्स इट। मैं तो कहूँगी ये ना साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वाकई साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड हो गए हैं। दे आर ग्रोइंग अप एज एंटी सोशल पीपल। बिल्कुल ऐसे। और वो हमारे लिए तो थ्रेट हैं ही, वो अपने लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट है। देखिए, जो इनकी ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है, चूँकि पुलिस को बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जो बच्चे की डेथ हो गई होती है, नो मालूद जिसको कहा जाता है, और वो कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, वो रिपोर्ट नहीं होता। आप जितने भी इदारे हैं, ईदी से पूछें, उनको बहुत सारे बच्चों की ऐसी बॉडीज मिलती हैं जो
वहाँ पे कूड़े के वहाँ पे या नहर के किनारे वहाँ पे फेंक जाते हैं लोग। तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहात सब लोग समझते हैं कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए सारा कुछ जो है वो किया जाता है। जैसे आजकल क्राइम भी इसी तरह से हो रहा है कि बाप जो है वो बच्चों को मार देता है, बच्चे जो हैं वो बाप को मार देते हैं, हाँ। भाई जो है वो भाई को मार देता है। एक महीने में अगर आप रिपोर्ट देखें कि जितने भी लाहौर में मर्डर्स हुए हैं वो रिलेटिव ने किए हैं। हंजरवाल के इलाके में एक हुआ, शादरा के इलाके में हुआ कि भाई ने भाई को मारा। मंशियात का इस्तेमाल है उसमें, आइस का इस्तेमाल है। तो उस सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात जो हैं वो सामने आते हैं। पिछले साल मुजाहिद साहब आपने भी देखा होगा, पबजी के हवाले से भी एक आया था, लाहौर में ये वाकया भी पेश आया था कि वो बंदा पबजी खेलता था और उसने अपने सारे घर वालों को, अपनी माँ, भाभी, भाई, बेसिकली वो उसने वो कैरेक्टर अडॉप्ट किया करता था। ये तो एक उससे अफिलिएशन थी ना, पबजी से अफिलिएशन थी, लेकिन वो कितना ज्यादा साइकोटिक हो गया होगा उसके अंदर। और इस तरह के बहुत से वाकयात हमें और भी मिलते हैं। पुलिस का किरदार यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, आपके तो उनके साथ इंटरेक्शन भी रहता है, आप इसकी बीच भी करते हैं, वो किस तरह इस चीज को लेकर चलते हैं? कार्रवाई होती भी है इनके खिलाफ? कुछ लोग पकड़े जाते हैं और वो रहते भी हैं जेल में कि नहीं? देखें, लोग यकीनन पकड़े जाते हैं और पुलिस जिनको चाहती है उनको पकड़ती है। एक इसी तरह का वाकया एक रिपोर्ट किया, उस पर प्रोग्राम भी हमने किया जुर्म अंजाम में, कि शीराकोट के इलाके में एक खातून जिसके साथ ज्यादती होती है उसकी वीडियो बनाई जाती है और वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल किया जाता है। और वो इसी जो है कि घर वालों को नहीं बताती है, फैमिली को नहीं बताती है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और वो हामला हो जाती है। उसकी अब पुलिस, उसने जब पता चलता है उसकी मदर को, तो वो पुलिस में रिपोर्ट करती है। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद वो मुलजिम इतना लंबा अरसा गायब रहता है, मफरूर रहता है कि उसे पकड़ा नहीं जाता। तो वो अब वो इस तरह से है कि वो बच्चा अब दुनिया में आने के काबिल हो चुका हुआ है। तो लेकिन मुलजिम जो है वो अब पकड़ लिया पुलिस ने, और तकरीबन 7 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की भी नेग्लिजेंसी है इस तरह के केसेस में होती है कि शवाहिद चाहिए, डीएनए होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन हम अगर उधर जाएं, अगर वकील का मौक़िफ़ लिया जाए, मुद्दई अगर उसके पास जाए, तो वो ये कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है कि एक खातून अगर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती किया, तो वो काफ़ी है। वो मतलब रेफरेंस कोड करते हैं कोर्ट के हवाले से। लेकिन है पुलिस के मामलात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने ये कल रिपोर्ट किया है कि बच्ची को वहाँ पे कोई फेंक गया, तो अभी तक मेरा ख्याल है इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। होना तो ये चाहिए कि इस सोसाइटी में ये एक लोगों को दिल दहला देने वाला वाक़या था। लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या बना, उसका पता चला, उसकी माँ का, उसके बाप का पता चला, या वो फेंकने वालों का पता चला। देखें, अब इसमें शरीके जुर्म कौन कौन है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट तो करना है ना, कि वो मोटरसाइकिल पर आने वाली 2 खवातीन कौन थी, वो मर्द कौन था, और वजह क्या है। एक कितना, देखें, जिंदा बच्ची को ज़मीन पे पटक देना, मेरा ख्याल है शायद अगर हम जो वाकयात होते हैं तो देखें तो माँ शायद ऐसा कर सकती है, अगर हम हकीकत पे जाएं तो माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है ना, बाप ऐसा कर सकता है। लेकिन जो वाकयात हैं वो तो हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ये हो रहे हैं। तो बिस्मा, आपको क्या लगता है कि घर का माहौल कितना मैटर करता है? इस तरह अगर हमारे बच्चे ही होते हैं ना, कि जब हम वो परवरिश पा रहे होते हैं तो घर पे इस तरह का माहौल देखते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो उनकी शख्सियत की एक बन जाती है, एक हिस्सा बन जाता है कि उन्होंने वायलेंस करना है, उन्होंने किसी की इज्जत नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्ट करनी है। तो इस चीज़, ये माहौल का भी डिपेंड करता है। मुनीबा, इसमें मेरे ख्याल में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी की पर्सनालिटी को यानी बनने में हेल्प करती हैं या उसको बिगाड़ने में हेल्प करती हैं। एक चीज़ है कि जो चीज़ उनकी जेनेटिकली ट्रांसमिट हो गया है। अगर पेरेंट्स जो हैं यानी वालिदैन जो हैं उनमें कोई इस किस्म की इंसेंसिटिविटी है या वो पर्सनालिटी वाइज किसी डिसऑर्डर का शिकार है, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि बच्चा जो है वो भी उसको लेके आगे अपनी जो लाइफ है स्पैन उसको लीड करेगा। दूसरी चीज़ है सोशल फैक्टर्स क्या हैं, उसका घर, उसके घर के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जैसे नेबर्स होते हैं, हमारे हमसाए हैं, उसकी उठना बैठना किस तरह के बच्चों में है, उसकी कंपनी क्या है। ये सब फैक्टर्स कहने को बहुत ऐसे लगता है कि कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि घर का जो माहौल है
वहाँ पे वालिदैन का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, बच्चों की तरफ उनकी अब्यूज़ किस नेचर की है। बिकॉज आप देखते हो कि घर में भी वालिदैन जो हैं वो बच्चों को छोटी छोटी बात पे झिड़क देते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और चूंकि अब मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, छोटी एज से ही बच्चों के हाथ में जो है मोबाइल होते हैं, वो वायलेंस वाली गेम्स भी खेल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो करती हैं उनके दिमाग के ऊपर। अब एक बच्चा जो पैदाइश से लेके अपनी जैसे जैसे एज में आगे बढ़ता जाता है, उसका एक्सपोजर ही इन चीज़ों में है, तो आप क्या समझते हो कि वो क्या बनेगा? तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मीडिया के थ्रू लोगों को पता भी चल रही होती है। इस वक्त कितने लोग हैं जो टीवी पे स्क्रीन पे हमें देख रहे होंगे और हमें सुन भी रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि आधे घंटे बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ना, अगर और कोई दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट। वो ये नहीं सोचेंगे कि अभी आधा घंटा पहले जो हमने कन्वर्सेशन सुनी है उसको हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप केस की बात करते हो, आज ये केस आया है, शायद शाम तक खुदा न खास्ता कोई और केस जो है वो सामने आ जाएगा। ये चीज़ कुछ टाइम तक लाइमलाइट में रहती है क्योंकि मीडिया लोगों को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये चीज़ें जिसको हमें रोकथाम करने की ज़रूरत है, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट कोई और केस, कोई और इंसिडेंट जो उसकी जगह ले लेता है और लोग जो हैं वो आगे से आगे सिर्फ सुनते जा रहे हैं, उसको अपनी ज़ात से ना रिलेट कर पा रहे हैं, ना वो अपने अंदर चेंज ला पा रहे हैं। तो बहुत अफसोस होता है ये सब देख के कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद जो है हम कुछ नहीं पा रहे और करने की कोशिश भी करते हैं तो उसको रोक दिया जाता है कि ये वो चीज़ है जिस पे ओपनली बात नहीं करनी है, ये वो चीज़ है लोगों को इसके बारे में एक्सपोजर नहीं देना। तो आई डोंट नो कि ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है, ये किस तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम जिस मकसद से इस दुनिया में आए हैं हम अपना वो मकसद पूरा करते रहें हमारी आखिरी सांस तक। लेकिन डॉक्टर बिस्मा, क्या इस तरह के लोगों को जो साइकोलॉजिकली किसी बीमारी का शिकार होते हैं, इन लोगों को ठीक किया जा सकता है थ्रू काउंसलिंग, थ्रू ट्रीटमेंट? टू वे ट्रैफिक। अच्छा, टू वे ट्रैफिक का मतलब कि जो पता है कि जो एक वल्नरेबल केस है जिसमें ये टेंडेंसी है कि वो एक ख़तरनाक इंसान की सूरत में बन रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, उसको जब ये एक अवेयरनेस हो जाती है ना अपने बारे में कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि वो चेंज होना चाहता है। ओके यानी उसको खुद से पता होना चाहिए कि मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जो मेरे अंदर कोई ऐसी हैबिट है जिसको मुझे चेंज करना चाहिए। यहाँ से ही उसकी जो इस्लाह का टाइम है वो शुरू हो जाता है। अब उसको ज़रूरत है किसी एक हेल्प की। अगर साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी काउंसलिंग कर रहा है, उसको थेरेपी करे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो एक बहुत नाइस ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और देयर आर सो मेनी केसेस जो इस वक्त ऐसी जिनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो अगर आप अपने प्रोग्राम की सूरत में शेयर करें तो लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर सामने बैठे हुआ इंसान जो है वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट उसको कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद उसके अंदर चेंज लाने की जो कोशिश है उसको पॉसिबल नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है वही चेंज नहीं होना चाहता। तो फिर क्या कर उसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो जबरदस्ती। लेकिन हमारे मुआशरे में एक ये भी सोसाइटी में एक चीज आती है ना कि डॉक्टर बिस्मा, हमारा बच्चा अगर कभी कोई गलती करता है ना तो हम उसको छुपाते हैं, उसको समझाने की बजाय, उसको बताने की बजाय कि ये चीज गलत है, हाँ, तो उसको छुपा देते हैं और वो बच्चा फिर उससे बड़ी गलती करता है नेक्स्ट टाइम। आपको पता है मुनीबा, उसको छुपाते क्यों है पेरेंट्स? वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको अपनी इज्जत की परवाह होती है। उनको बच्चे की परवाह नहीं है कि वो क्या बन रहा है, तक फिर चीजें आ जाती हैं। सिर्फ ये परवाह है कि ओहो किसी को पता चल जाएगा तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपने बच्चे की तरबियत कैसे समझाया ही नहीं उसको। तो ये जब तक मी जो है या ईगो जो है ये खत्म नहीं होगी ना, सोसाइटी कैन नॉट गो टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। देखिए इस तरह के जो केसेस आते हैं ना जिसमें कोई मुलजिम पकड़ा जाता है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, जो हमारी प्रैक्टिस है कि पुलिस में जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है जिसको पेशावर कहा जाता है कि इनका काम ही यही है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री आप देखें तो वो रिकॉर्ड में होगी। बिल्कुल, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली वो काम कर रही होती है। अगर यहाँ पे आप देखें लाहौर शहर की बात करूँ, अगर वो मंशियात फरोख्त करते हैं तो उनकी पूरी फैमिली उसमें शामिल होगी। अगर कोई कातिल है, पिछले दिनों एक कवर किया एक केस, तो मुलजिम ने अपने दोस्त को मार दिया 5,000 रुपये के लिए। तो उससे जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, तो उसने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो थे उन्होंने बताया कि इसके वालिद ने इसकी माँ को भी मार दिया और वो जेल में है। तो वो हिस्ट्री भी इसी तरह से चलती है कि ज़्यादातर लोग होता है, बहुत ऐसा होता है कि गुस्सा आ गया या किसी ने
खुदा न खासा गैरत की बिना पे कुछ ऐसा कर दिया। अदरवाइज होता यह है कि जो क्राइम कर रहा है उसकी कोई ना कोई पीछे हिस्ट्री होती है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इन लोगों को कौन ठीक करेगा, घर वाले, हाँ खानदान वाले, और वही वो लोग काम करते हैं, वो तो उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर तुमने किसी को मार दिया है तो कोई बात नहीं। अब ये भी वाकया जो है इसमें यकीनन माँ तो माँ होती है, लेकिन किसी ने उसको इस चीज़ के लिए रजामंद किया होगा कि कुछ नहीं होता, कोई उठा लेगा या कुछ ऐसे कर लेगा। हालांकि अगर इसमें कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता तो उस बच्ची को ईदी के झूले में डाला जा सकता exactly, था। हाँ। उसकी परवरिश भी हो सकती थी और वो जुर्म शायद ना होता जो उन्होंने किया, जिसके पकड़ जाने के बाद उन्हें यकीनन सजा भी मिलेगी और इसका गुनाह भी है। मतलब वो एक चीज़ ये भी पहलू जो है वो देखने वाला है कि ये हिस्ट्री के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से भी चीज़ें, जुर्म होता है और जुर्म लोग करते हैं। लेकिन मुझे साहब आपका तो इसमें बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप लोग इस तरह के जो लोग होते हैं जो इन जुर्म में मुलव्वस होते हैं उनसे मिलते भी, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, बातचीत भी होती है, तो क्या वो शर्मिंदा होते हैं अपने इस तरह के एक्ट के ऊपर, या वो डटे रहते हैं कि नहीं हमने अच्छा किया, सही किया? देखें, शर्मिंदा नहीं होते हैं। अच्छा, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, एहसास नहीं होता। वो सिर्फ ऑन स्क्रीन कैमरे पे आने के लिए कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो उसके लवाहिकीन जो कोई मरने वाला होगा या जिसके साथ ज्यादती हुई होगी, उसको वो पैगाम देते हैं कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये किसी को मारना ये आम आदमी का काम नहीं है, बहुत संगदिल आदमी होता है, बहुत सख्त दिल होता है जो ये काम करता है। वरना यहाँ पे तो लोग, आपने सुना कि बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब मिसाल देते हैं कि हमने तो कभी चूंटी नहीं मारी।